हेलो गर्ल्स। आज हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, वे सभी संसाधन जिनका इस्तेमाल हम उद्योगों में, घरेलू कामों में या अपने यातायात के साधनों को चलाने के लिए करते हैं। शक्ति की जिससे हमें मिलती है, जिससे हमें शक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा के संसाधन, जिसे हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, दो कैटेगरीज आपके सामने हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि वे रिसोर्सेज जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, या आप यूं लगा लीजिए कि जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। उसे आप कितना भी इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी मात्रा कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हो गई आपकी, जिसे आप सौर ऊर्जा के नाम से जानती हो। मान लीजिए हमें जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है वो अक्षय संसाधन है। ठीक है, पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक सूर्य भी रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार से विंड है, विंड हमेशा चलेगी। ठीक है, वाटर हमेशा रहेगा, बिकॉज हमारा जो 71% है पूरे धरातल के ऊपर वो क्या है? पानी ही तो है। ठीक है, सेम ऐसे ही बायोमास। तो ये सारे की सारी जो एनर्जी के हमारे सोर्सेज हैं, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा रहेंगे हमारे पास। जो दूसरे कैटेगरी आप देख पा रहे हो वो आपके रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज हैं जिनकी मात्रा सीमित है, और अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए जब हमारे पास ये अवेलेबल ही ना हो। जैसे कि कोल हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। कोल जो है उसका एक देखिए लिमिटेड उसकी मात्रा है। एक विशेष टाइम था, कार्बोनिफेरस युग आप सब जानते हैं, जिसमें इसका निर्माण हुआ और काफी लाखों वर्षों की प्रोसेस के बाद ये बना था। तो आप इससे समझिए कि अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कोल का आज कर लेंगे तो हो सकता है कि आज से कुछ टाइम के बाद इसकी जो मात्रा है वो काफी कम रह जाए, और अगर वो भी खत्म हो गई तो दोबारा कोल को बनने में लाखों वर्ष का ही समय लगेगा। इसीलिए हम इसे बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे इस कैटेगरी में डाला है। सेम ऐसे ही आपका क्रूड ऑयल रहेगा, कच्चा तेल, जिसे आप पेट्रोलियम के कैटेगरी में पढ़ेंगे इस लेसन में। ऐसे ही नेचुरल गैस, जहां भी पेट्रोलियम मिलता है पृथ्वी के नीचे, वहीं पे नेचुरल गैस भी होती है। और आपकी जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, नाभिकीय साधन, जैसे कि आपके यूरेनियम होता है, थोरियम है, इससे हम परमाणु बम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा, अब ये भी सीमित है। तो इसलिए दो कैटेगरीज में हम इन्हें पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसमें कोयला हम अपनी क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए मैं शुरू करूंगी पेट्रोलियम से। जो ये पिक्चर आप देख पा रही हैं गर्ल्स, इसमें क्या है कि एक पाई डायग्राम के माध्यम से आपको ये दिखाया गया है कि हम भारत में ऊर्जा के संसाधन के रूप में किस रिसोर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। रेड जो है वो सर्वाधिक आप देख पा रही हो, ये है कोल का आज भी सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है भारत में। नंबर 2 पे आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। नंबर 3 पे जो आप देख पा रही हो वो है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि भारत में नदियां बहुत ज्यादा है तो नदियों पे डैम बना के वाटर को स्टोर करके हम उससे एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। न्यूक्लियर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका जो थोड़ा सा पार्ट येलोइश देख रहे हो वो है विंड एनर्जी। ठीक है, हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है? देखिए, पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन का एक यौगिक है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? देखिए, मोटर वाहन है, रेलगाड़ियां हैं, वायुयान हैं, जितने भी इंजन वगैरह, इन सबको चलाने के लिए हमारे को पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए पेट्रोलियम का तो आप ये मान लीजिएगा कि एक भी अंश हम वेस्ट नहीं जाने देते, क्योंकि इसके उपयोग बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? लिक्विड गोल्ड। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे कि पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से क्यों जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सोना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, महंगा भी है, सेम वही चीज किस पे लागू होती है? पेट्रोलियम के ऊपर भी। अब देखिए, जो आप पिक्चर देख रही हो वो मैंने दिखाई है आपको इसकी उत्पत्ति, कि कैसे हमारे को पेट्रोलियम कहाँ मिलता है धरातल के नीचे। देखिए, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आप सब जानती हो, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित शैलें। अवसादी शैलें जिसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ये है ऐसी रॉक्स जिसके अंदर लेयर होती है। अभी जो रॉक्स आपको दिख रही है इनके अंदर लेयर है। ठीक है, ये जो अलग अलग जो शेडिंग दी गई है वो लेयर है, और इन्हीं लेयर्स की सिंकलाइन
के बीच में आपको ऑयल मिलता है। आप ऊपर वेल देख पा रही हो और वेल में फिर हमने ड्रिलिंग के माध्यम से जमीन तक एक पाइप पहुंचा रखी है। वो पाइप कहाँ तक आ रही है? ऑयल तक। और जस्ट ऑयल के नीचे के ऊपर जो आप देख पा रही हो वो है गैस, प्राकृतिक गैस। तो सेम इसी मेथड से हम पेट्रोलियम निकालते हैं जमीन के नीचे से, और जहां जहां पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये इसके भंडार हैं। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो देखिए, भारत में आपकी बुक्स में सब दे भी रखा है कि 1866 ईस्वी में सबसे पहले असम में डिगबोई क्षेत्र के अंदर, आपने नाम सुना होगा डिगबोई क्षेत्र, सबसे प्राचीन क्षेत्र है ये पेट्रोलियम का। यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था, और उसके बाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसके निक्षेप पाए गए। जो कैटेगरीज आपकी स्टेट वाइज दे रखी है उसमें सबसे टॉप पे असम और जो पूरा ईस्टर्न इंडिया है वही पायनियर क्षेत्र है। इसमें ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, देखिएगा। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं गर्ल्स? देखिए, असम और जो पूर्वी भारत है वहां पे डिगबोई क्षेत्र है, सबसे पुराना भी है ये क्षेत्र। यहीं पे ही नाहरकाटिया क्षेत्र है, पूरे ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ। हुग्रीजन मोरान तेल क्षेत्र है, सुरमा नदी की घाटी है, एक रुद्र सागर क्षेत्र है, लकवा क्षेत्र और गालेकी, ये सारे के सारे क्षेत्र आपके ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे आपको भारत में। ठीक है, फिर हम चलेंगे नंबर 2 पे, जो आपका फिलहाल चल रहा है वो है गुजरात। देखिएगा, गुजरात में खंबात की खाड़ी के बारे में आप जानती हो। यहाँ पे एक क्षेत्र है अंकलेश्वर, जहाँ पे नवीन क्षेत्र मिले हैं पेट्रोलियम के, और यहीं पे अरब सागर है क्योंकि साथ में, और अरब सागर में एक आइलैंड है अलिया बेट, वहां पे भी नए क्षेत्रों का हमें पता लगा है। इस चीज को भी याद रखिएगा गर्ल्स कि जो भी तेल निकाला जाता है जमीन से उसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्योंकि वो कच्चा तेल होता है। उस कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए हमेशा हम कहाँ लेके जाते हैं? तेल परिष्करण शालाओं में, जिसे हम जो है ऑयल रिफाइनरीज के नाम से भी जानते हैं, वहां पे हम इन्हें लेके जाते हैं। तो जहां जहां पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं वहीं पे ही आपको ये परिष्करण शालाएं भी मिलेंगी। तो जो ये मैं अलियाबेट और अंकलेश्वर की बात में की, यहीं पे ही गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी है कोयली, आप मैप में उसको दिखाएंगी। नंबर 3 पे हम बात करेंगे मुंबई के क्षेत्र की। आप सब जानती हो, क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है मुंबई हाई। मुंबई से अरब सागर की तरफ आप 176 किलोमीटर दूर जाओगी तो अरेबियन सी में हम जो है एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1976 से यहाँ से तेल निकाला जा रहा है, और ये तेल निकालने के बाद इसको साफ करने के लिए हम कहाँ ले जाते हैं? ट्रॉम्बे की परिष्करणशाला में, जो कि मुंबई में ही है। उसके बाद दोबारा आप आ जाइएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, अगर आप आएंगे भारत के मानचित्र में, तो जो आपके गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियां हैं, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों का हमें पता लगा है। ठीक है गर्ल्स, तो मैप के माध्यम से आप ये चीज बताएंगे। आप जानते हैं कि देखिए भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसी के अनुसार व्हीकल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा हो चुकी है आज। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो जितना भी पेट्रोलियम यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, उसी कंजप्शन तो देखिए यहीं पे बहुत ज्यादा है और वो भी कम पड़ जाता है, तो इसलिए खनिज तेल का आयात हमें करना पड़ता है। और वो कहाँ से होता है? मिडल ईस्टर्न जो आपकी एशियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं उसमें? इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, यहाँ से जो है तेल मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ वाला जो तेल है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रह पाता। ठीक है, और इसी के साथ ऑयल रिफाइनरीज की आप बात कर दीजिएगा। एक मैं आपको ये दिखा रही थी, ये आपका मुंबई हाई आप देख पा रहे हो, जिसमें समुद्र है, देखिए अरेबियन सी है ये, और यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है आपको, और जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, और समुद्र की जो तलहटी है वहां से हम निकाल के लाते हैं ऑयल। ठीक है, ये उसकी प्रोसेस आप देख पा रही हो। देखिए गर्ल्स, ये पाइपलाइंस है, इन पाइपलाइंस के माध्यम से ही पेट्रोलियम को जहां से हमने निकाला वहां से हम कहाँ ले जाते हैं? परिष्करणशालाओं में, और इन्हीं पाइपलाइंस के माध्यम से हम नेचुरल गैस का भी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम नेचुरल गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिएगा, नेचुरल गैस जो है इसका मैंने बता ही दिया था कि इसके जो क्षेत्र है वो ऑलमोस्ट वही क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब इसको दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो पाइपलाइंस का ही है। आपकी बुक्स में जो मेनली पाइपलाइन का जिक्र हुआ है वो है एचपीजे पाइपलाइन, जो कि आपकी एक मिनट चेक कर दीजिएगा मुझे। चलिए, वो मैप हमारे पास नहीं है, ओके।
देखिएगा, एचपीजी जो पाइपलाइन रहती है गर्ल्स, वो उसे हम बोलते हैं हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ठीक है, जो तीन आपके मुख्य क्षेत्र हैं, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाती हुई लगभग 1750 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, भारत की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन बोली जाती है। हजीरा क्षेत्र है आपका गुजरात में, विजयपुर क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, और जो जगदीशपुर है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाती हुई भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है एचबीजे पाइपलाइन। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स हम बात करेंगे अपने न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की। देखिएगा, पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा का एक वायबल स्रोत बन के उभरा है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास परमाणु खनिज रहते हैं ना, उन परमाणु खनिजों का हम विखंडन करते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान जो भी ऊर्जा हमारे को प्राप्त होती है, उसे हम स्टोर करके उससे हम बनाते हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें मेनली जो फोकस हम जिस पे करते हैं खनिज पे, वो रहता है यूरेनियम, क्योंकि सबसे भारी खनिजों में से माना जाता है, काफी कठोर होता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये। ठीक है, व्हाइट कलर की ये धातु होती है और इसके माध्यम से हमारे को एनर्जी मिलती है। अब देखिए, इसके विकास में योगदान जो मेनली रहा है वो रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा, और उन्हीं की बदौलत जो है भारत में परमाणु ऊर्जा का इतना विकास हो पाया है। तो उन्हीं के नाम पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्रॉम्बे में, मुंबई के अंदर। ठीक है, जहां से सब चीजें प्रोसेसिंग चलती है। और जो मुख्य केंद्र खोले गए हैं भारत में वो 7 हैं, आप अपने मानचित्र में देख भी पा रही हो। तारापुर है महाराष्ट्र में, सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र यहीं पे ही खोला गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। फिर है आपका राणा प्रताप सागर बांध है एक, रावत भाटा राजस्थान के अंदर। कलपक्कम है चेन्नई में। नरोरा है, देखिएगा दिखा रखा है आपके मानचित्र में, उत्तर प्रदेश में। काकरापार है गुजरात के अंदर। कैगा कर्नाटक में है, और पोखरन है, पोखरन जहाँ पे जो थे टेस्टिंग भी की गई थी परमाणु ऊर्जा की, तो वो है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर बता देंगे। जो लास्ट हमारा इस लेसन में रह जाता है वो है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आसान है, सब जानती ही हैं कि जहाँ भी देखिएगा रिवर का, जहाँ भी आपको लगेगा कि वाटर लेवल ज्यादा है, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके कोई डैम क्रिएट कर देते हैं। और डैम क्रिएट करने के बाद देखिएगा, ये डैम आपको नजर भी आ रहा है। डैम क्रिएट करने के बाद क्या होगा कि जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरेगा, तो बीच में हम टरबाइन चला के वहां से एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो हाइड्रो पावर के ऊपर आपका जरूर क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपको मानचित्र बनाना है रिवर्स का, और रिवर्स के ऊपर आपको मेन डैम्स बताने, क्योंकि जहां जहां पे भी डैम्स हैं वहां वहां पे ऑब्वियसली जो है हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एक आपकी बुक्स में जो बता रखा है उसमें ये है कि विशेष क्यों है ये, जो आपकी जल विद्युत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बाकी के रिसोर्सेज से अच्छी क्यों मानी गई है? क्योंकि एक तो ये ऊर्जा का स्वच्छ संसाधन है। बिजली जो इससे क्रिएट होती है वो धुआं नहीं छोड़ती, ना ही राख छोड़ती है। तारों के माध्यम से बहुत दूर तक हम इजिली उस एनर्जी को पहुंचा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत का जो है इसको इस्तेमाल करना काफी इजी रहता है। और ऐसे देश जहाँ पे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित हैं और रिवर्स ज्यादा हैं, तो उन देशों में तो जल विद्युत के ऊपर निर्भरता ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगी। और भारत जैसे देश में भी धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए रिवर्स अच्छी हैं भारत में। और स्पेशली सदर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं, सदर्न पार्ट के बारे में आप जानती हो, हार्ड रॉक से बना हुआ है, उबड़ खाबड़ मैदानी क्षेत्र है ये, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, इसलिए ऑब्वियसली जो है रिवर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है, तो इसलिए वहां पे बिजली क्रिएट करना काफी आसान है। और दूसरा ये भी है कि जनसंख्या का जो प्रेशर है, डेंसिटी है, वो कंपेरेटिवली जो आपका नदरन पार्ट है उससे कुछ कम है, तो इसलिए इजिली यहाँ पे इस टाइप की चीजें करना ठीक रहता है। तो इसमें आपके बुक्स में गर्ल्स दक्षिणी भारत
को एक अलग कैटेगरी बना के दिखाया गया और उत्तरी भारत को अलग कैटेगरी बना के दिखाया गया। तो अब वैसे ही आप दिखा देंगे। दक्षिणी भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र की बात की गई है। महाराष्ट्र में जो है आपकी एक टाटा जल विद्युत परियोजना है, जिसे हम लोना बना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप जिक्र कीजिएगा। फिर आप तमिलनाडु की बात कर लीजिएगा। तमिलनाडु में मैटूर परियोजना काफी फेमस है। मैटूर जो है बांध आपका, वो किस रिवर के ऊपर है? आप जानती होंगी, कावेरी के ऊपर। तो इसकी आप बात कर देंगे। केरला की बात कीजिएगा, पल्ली वासन है, इद्दुक्की की परियोजना है। आपको हर एक स्टेट की 2 या 3 परियोजनाओं के बारे में बताना है। ऑब्वियसली आप उन्हीं स्टेट्स के बारे में बताओगे जहाँ पे रिवर्स ज्यादा है। ठीक है, उसी की हम बात करेंगे। कर्नाटक की बात कीजिएगा, शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम एक जलप्रपात भी है और वहीं पे ही हमने डैम बना के कृष्णा सागर डैम बनाया है और वहीं से हम जो है बिजली क्रिएट करते हैं। महात्मा गांधी परियोजना है शरावती रिवर पर। फिर हम उत्तर भारत की बात कर देंगे। जम्मू कश्मीर की बात कीजिएगा। पंजाब में तो सब जानती ही हो आप, सब जानती हैं। सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम हमने बना रखा है। एक पोंग डैम है जो कि ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। इन ये क्वेश्चन जरूर आते हैं गर्ल्स, तो आपको स्टेट वाइज 2 3 नाम याद रखने। हिमाचल की बात कीजिएगा, मंडी परियोजना है यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कीजिएगा, माता टीला डैम काफी फेमस है यहाँ पे, जो कि बेतवा रिवर के ऊपर बनाया गया है। बेतवा रिवर यमुना की सहायक नदी है, यहाँ पर डैम बनाया गया है, माता टीला डैम। फिर आपकी रिहंद परियोजना आ जाएगी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद, उसके ऊपर डैम बनाया गया है। ठीक है, तो इन सब की हमने बात करनी है इस लेसन में। आधा लेसन हम क्लास में कर चुके थे, आधा मैंने इस के थ्रू आपको करा दिया है। और फिर लास्ट में एक छोटी सी एक पैराग्राफ में जो आपका दिखाया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसकी भी हम जरूर बात करेंगे। इसके ऊपर 2 नंबर का शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। देखिए, कंजर्वेशन की बात हमने क्यों की, क्योंकि हम सभी अभी, जो कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको बता भी दिया, कि जो भी खनिज संसाधन है वो हमारे को एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, इसे हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, हाँ, इसका निर्माण दोबारा हो सकता है, लेकिन निर्माण होने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो इसमें तो काफी जो है सभ्यताएं खत्म हो चुकी होंगी तब तक। तो इसीलिए यही रीजन है कि जो खनन उद्योग है, माइनिंग इंडस्ट्री है, उसे हम रोबर इंडस्ट्री भी बोलते हैं, लुटेरा उद्योग। क्योंकि एक बार अगर हमने ले लिए हैं खनिज, तो उसको दोबारा से कंपनसेट करने में बहुत करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि खनिजों का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करें कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हों और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ खनिज बचा कर रखें। तो इसके उपाय क्या हैं? आपके बुक्स में कुछ उपाय दे रखे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एक रैशनल यूज किया जाए, यानी कि हम सोच समझ कर इस्तेमाल करें, वेस्टेज ना करें खनिजों की, चाहे कोई भी खनिज क्यों ना हो। दूसरा ये है कि पुनर्चक्रण हम करें। मान लीजिए जैसे कि लोहा है, लोहा भी तो खनिज है, लोहे को हमने इस्तेमाल कर लिया। कोई चीज अगर वेस्ट हो गई लोहे की, तो उसे फिर हम स्क्रैप बना के उसको दोबारा हम इस्तेमाल करें। ठीक है, वेस्ट ना जाने दें हम। और अगर कोई भी ऐसा खनिज है जो हमें काफी कम मात्रा में उपलब्ध है, हम उसके कुछ प्रतिस्थापनों को खोजें। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे पॉइंट्स अब और भी बुक्स में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गर्ल्स ये लेसन आपका खत्म होता है। अगले लेसन के लिए मैं वीडियो आपकी जरूर बनाऊंगी, इतने इसको पढ़ लीजिएगा। गुड लक।